हेलो इंडिया, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ रवीश। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। उत्तर पूर्व के 3 राज्यों में नई सरकारों के गठन से लेकर ये बड़ी खबर है। नागालैंड और मेघालय में 7 मार्च को शपथ ग्रहण समारोह रखा गया है। त्रिपुरा में 8 मार्च को शपथ ग्रहण समारोह होगा। देखिए, 2 मार्च को नतीजे आए थे तीनों राज्य में जो चुनाव हुए थे उसके। अब उसके बाद शपथ ग्रहण समारोह कब होगा ये आपको बताया जा रहा है। त्रिपुरा में 8 मार्च को शपथ ग्रहण समारोह। जी हां, नई सरकारों के शपथ ग्रहण में शामिल होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मेघालय में कॉनराड संगमा लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ। नागालैंड में नेफी रियो लेंगे सीएम पद की शपथ और त्रिपुरा में फिर से माणिक शाह को नेतृत्व में सरकार बनाई जा सकती है। नागालैंड के सीएम नेफी रू कल गृह मंत्री अमित शाह से मिले थे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी उन्होंने मुलाकात की थी। 7 मार्च को शपथ ग्रहण समारोह में आने का निमंत्रण उन्होंने दिया है। तो 3 राज्यों में सरकार बनने जा रही है। जैसा कि हम आपको बता रहे हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है जेपी नड्डा, उनसे भी नेफी रियो मिले थे। 7 मार्च को शपथ ग्रहण समारोह में आने का न्योता दिया है। तो 3 राज्यों में जो है सरकार बनने जा रही है। नागालैंड और मेघालय में 7 मार्च को शपथ ग्रहण समारोह रखा गया है। वहीं त्रिपुरा में 8 मार्च को होगा शपथ ग्रहण समारोह। 2 मार्च को नतीजे आए थे और उसके बाद अब नई सरकार के गठन की जो तैयारियां हैं वो शुरू हो चुकी हैं। कैसा होगा ये नया जो कैबिनेट है तीनों राज्यों में, इसको लेकर चर्चाओं का दौर जो है वो शुरू हो गया। फिलहाल अगर हम बात कर लें गठन को लेकर तो देखिए, शपथ ग्रहण समारोह की जो तारीख है वो सामने आ चुकी है। जी हां, तो 3 राज्यों में सरकार बनने जा रही है। 7 मार्च को एक राज्य में, बाकी 2 राज्यों में जो है वो 8 मार्च को शपथ ग्रहण समारोह होगा। और इसको लेकर नागालैंड के जो सीएम रहे उन्होंने अमित शाह से मुलाकात की, उनको निमंत्रण भी दिया। ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं क्या तस्वीर रहने वाली है। मेघालय में जैसा कि आप जानते हैं कि एनपीपी और बीजेपी गठबंधन की सरकार बनने वाली है। और ये हम बता रहे हैं कि सूचना के बाद किसी भी पार्टी को, क्योंकि चुनाव के बाद किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला था, इसलिए एनपीपी ने समर्थन मांगा था बीजेपी से और यहां पर उनकी दोबारा सरकार बन रही है। पहले भी उन्हीं की सरकार थी। बिल्कुल, एनपीपी और बीजेपी के गठबंधन की सरकार एक बार फिर से बन रही है। और इसके साथ ही मेघालय में बात कर ले तो एनपीपी और बीजेपी गठबंधन की सरकार यहां पर भी बनने जा रही है। चुनाव में किसी भी पार्टी को देखे बहुमत नहीं मिला था, जिसके बाद 2 पार्टियों ने गठबंधन करके सरकार बनाई। जी हां, एनपीपी और बीजेपी की पहले भी सरकार थी मेघालय में, लेकिन उसके बाद ये गठबंधन टूट गया था चुनाव से पहले। लेकिन ठीक चुनाव के नतीजे आने के बाद एनपीपी के कॉनराड संगमा ने फोन किया था अमित शाह को और उनसे समर्थन मांगा था। चलिए बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ। असम में 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे अमित शाह। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह असम के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। 7 और 8 मार्च को 2 दिन के असम दौरे पर रहेंगे अमित शाह और क्षेत्रीय दलों के नेताओं से मुलाकात करने का प्लान है अमित शाह का। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 7 और 8 मार्च के 2 दिन के दौरे पर असम में रहेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। बिल्कुल, 2 दिवसीय दौरे पर असम जाएंगे गृह मंत्री और चुनावी राज्य के सीएम शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। गृह मंत्री अमित शाह जो कि 2 दिवसीय दौरे पर असम जाएंगे 7 और 8 मार्च। देखिए, ये 2 तारीख हैं जिस दिन शपथ ग्रहण समारोह जो है वो रखा गया है। यहाँ पर क्षेत्रीय दलों के नेताओं से भी मुलाकात करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। चुनावी राज्य जो हुए हैं, अभी आपने देखा कि मेघालय है, त्रिपुरा है, नागालैंड है, यहाँ पर चुनाव संपन्न हुए हैं। 2 मार्च को नतीजे आए हैं और अब 7 और 8 तारीख को क्रमशः यहाँ पर शपथ ग्रहण समारोह है, जहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह पहुंचेंगे 2 दिवसीय दौरे पर। इस दौरान वो असम पहुंच रहे हैं। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर एक बार फिर से सियासी हमला बोला है। लंदन में इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने एक बार फिर से मोदी सरकार पर निशाना साधा है। राहुल गांधी का कहना है कि लोकतंत्र पर हमला हो रहा है। राहुल गांधी ने बड़ा बयान दिया है। राहुल गांधी ने भाजपा के आरोपों पर पलटवार किया है। उनका कहना है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर चीन के खतरे को नहीं समझते हैं। ये राहुल गांधी कह रहे हैं। चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया है। तो राहुल गांधी ने फिर बयान दिया है चीन को लेकर। इस बार उन्होंने बयान दिया और उन्होंने कहा है कि चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर जो है वो चीन की जो रणनीति है उसको नहीं समझ पा रहे हैं। देश में मुख्य मुद्दे महंगाई और बेरोजगारी हैं, ये भी राहुल गांधी का कहना है। इस दौरान राहुल गांधी ने नाम लिए बिना अडानी के मुद्दे पर भी निशाना साधा।
कांग्रेस लगातार अडानी के मुद्दे पर मोदी सरकार को घेरती रही और ऐसी चीजें लंदन में भी देखने को मिली, जहां इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने बीजेपी सरकार पर हमला बोला। मोदी सरकार में लोकतंत्र पर हमला हो रहा है, ये बयान उन्होंने लंदन में दिया है। राहुल गांधी ने बीजेपी के आरोपों पर भी पलटवार किया। विदेश मंत्री एस जयशंकर चीन के खतरे को नहीं समझते, ये बातें राहुल गांधी की ओर से कही गई है लंदन में। राहुल गांधी का कहना है कि चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया है। देश में मुख्य मुद्दे महंगाई और बेरोजगारी हैं। और आपको याद होगा कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में भी राहुल गांधी ने कुछ दिनों पहले लेक्चर दिया था। उस लेक्चर में राहुल गांधी ने कहा था कि देश का लोकतंत्र खतरे में पड़ गया है। बहुत सारे सवाल उठा दिए थे उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर, केंद्र की सरकार पर। प्रधानमंत्री और बड़े सवाल उठाए थे राहुल गांधी ने जब कैम्ब्रिज में लेक्चर दिया था। और यहां जब जर्नलिस्ट एसोसिएशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए राहुल गांधी, तो वहां पे उन्होंने कहा कि मोदी सरकार में लोकतंत्र पर हमला हो रहा है। साथ ही साथ चीन को लेकर उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि विदेश मंत्री एस जयशंकर चीन के खतरे को नहीं समझ पा रहे। और हाल के दिनों में विदेश मंत्री एस जयशंकर और राहुल गांधी के बीच में काफी ज्यादा जुबानी विवाद हुआ है। हालांकि डायरेक्ट इनफ्रंट नहीं हुआ है, लेकिन प्रेस के जरिए दोनों ने एक दूसरे की टिप्पणी पर वार पलटवार किए हैं। अगली बड़ी खबर तमिलनाडु से। तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों पर जानलेवा हमला हुआ और उसके बाद पीड़ित मजदूरों से मिलने जाएंगे चिराग पासवान। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एलजेपी के नेता चिराग पासवान जो है वो मजदूरों से मिलने जाएंगे तमिलनाडु। बिल्कुल, आज तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई जाएंगे चिराग पासवान। एलजेपी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान मजदूरों से मुलाकात करने के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। मजदूरों की समस्याओं को लेकर देखिए, दरअसल प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है और प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद दोपहर 1 बजे राजभवन भी जाएंगे चिराग पासवान। जी हाँ, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, महामहिम राज्यपाल जो है TRN रवि से मिलकर उनको ज्ञापन सौंपेंगे। मजदूरों की स्थिति को लेकर बिहार में सियासत गर्मा गई है। बिहारी फर्स्ट कहने वाले चिराग अब चेन्नई जाएंगे, वहां वो मजदूरों से, जो पीड़ित मजदूर हैं, उनसे मुलाकात करेंगे। उसके बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे और राज्यपाल के पास जाकर वहां ज्ञापन भी सौंपेंगे। चलिए, इस बीच एक बड़ी खबर हरियाणा से आ रही है। हरियाणा में ई टेंडरिंग को लेकर सरपंचों का विरोध लगातार चल रहा है और सरपंचों पर हुए लाठीचार्ज के खिलाफ विपक्षी दल अब एकजुट हो गए हैं। बड़ी खबर, बिहार में ई टेंडरिंग का विरोध लगातार देखने को मिल रहा है और आपने देखा था अभी कुछ दिन पहले ही प्रदर्शन जो है किस तरह से उग्र हुआ था। पंचकुला में 1 मार्च को सरपंचों पर पुलिस का लाठीचार्ज हुआ था। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा आज राज्यपाल से मिलेंगे। गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय से मिलकर वो ज्ञापन सौंपेंगे। मांग पत्र जो है वो सरपंचों के खिलाफ जो मुकदमे दर्ज हैं उनको वापस लेने की वहां पे मांग भी की जाएगी। 4000 सरपंचों के खिलाफ पंचकुला में केस दर्ज किया गया है। और कल भी हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी किस तरीके से पुलिस और सरपंचों के बीच वहां पे बातचीत हो रही थी, नोकझोंक हो रही थी, पुलिस समझाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन जो लाठीचार्ज हुआ उसको लेकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है वो राज्यपाल से मिलेंगे, उनको ज्ञापन सौंपेंगे। तमाम जो मांगे हैं सरपंचों की, उनकी मांगों को भी वो राज्यपाल के सामने रखने वाले हैं। पंचकुला में 1 मार्च को सरपंचों पर लाठीचार्ज हो गया था। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बिल्कुल, चलिए कुछ ग्राफिक्स के जरिए कुछ और अहम जानकारियां से जुड़ी हुई आपको दे देते हैं। हरियाणा में पंचायतों में ई टेंडरिंग का ये पूरा का पूरा मामला है। बिना टेस्ट के केवल 2 लाख रुपए तक के जो कार्य हैं वो करवा लिए गए। उसके अलावा बिना टेंडर के और 2 लाख रुपए के जो कार्य थे ये दिए गए। इसको अनिवार्य कर दिए गए थे ई टेंडरिंग को लेकर, जिसके कारण सरपंच जो थे वो धरने पर बैठ गए थे। उसके बाद 1 मार्च को पुलिस ने उनसे बातचीत की, जब वो नहीं माने उन पर लाठीचार्ज कर दिया, जिसको लेकर सियासत काफी ज्यादा गर्मा गई है। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से लाठीचार्ज हुआ था और हमने वो तस्वीरें भी देखी थी जब सड़कों पर ई टेंडरिंग के विरोध में जो सरपंच हैं वो पहुंचे थे। इस दौरान पुलिस ने उन्हें रोकने की तमाम कोशिशें की, लेकिन तमाम जो लोग थे जो वहां पर विरोध कर रहे थे वो बैरिकेड्स पर चढ़ गए थे और इस दौरान पुलिस की ओर से लाठीचार्ज किया गया था, जिसके बाद आपने देखा कि अब इस लाठीचार्ज के खिलाफ है तमाम विपक्षी दल। चलिए बढ़ते आगे, बात हिमाचल की करते हैं। हिमाचल कैबिनेट की आज अहम बैठक है। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में बैठक होगी। शिमला में सचिवालय में यह बैठक होगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हिमाचल कैबिनेट की आज अहम बैठक होने जा रही है। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। तमाम इसमें जो मुद्दे हैं उन पर चर्चा की जाएगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शिमला में सचिवालय में यह बैठक होगी। बिल्कुल, कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए जाएंगे। कांग्रेस की गारंटियों पर भी देखिए इसमें चर्चा की जानी है। जनता से जो वादे किए थे अब उन्हें पूरा करने की कवायद तेज हो गई है। बजट सत्र से पहले आज अहम कैबिनेट बैठक है, जिसकी अध्यक्षता खुद सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू करेंगे। कांग्रेस ने जो गारंटियां दी थी
अब उनको पूरा करने का वक्त आ गया है और अब इसकी कवायद जो है वो शुरू हो चुकी है। तो बजट सत्र से पहले आज कैबिनेट की अहम बैठक होगी। कांग्रेस ने चुनाव में जाने से पहले कई वादे किए थे आम जनता के साथ, जिसमें ओल्ड पेंशन स्कीम भी शामिल है। तो ये तमाम मुद्दे हैं जिनको लेकर चर्चा की जानी है। बजट में क्या खास प्रावधान रखे जाएंगे, साथ ही साथ सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सजेशंस भी मांगे थे पब्लिक से, तो वो भी क्या जब बजट सत्र शुरू होगा बजट में वो सारी चीजें आएंगी। बिल्कुल, अब देखिए एक बड़ी खबर, यूपी में होली से पहले माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई है। बड़ी खबर, यूपी में होली से पहले माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई है। कानपुर में दो पक्षों के बीच पथराव हो गया है। पाइपलाइन डालने को लेकर देखिए ये पथराव जो है वो हुआ है। 20 से 25 लोगों ने पथराव किया है। जी हाँ, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पुलिस ने लाठीचार्ज कर लोगों को भगाया। पुलिस ने 3 को हिरासत में भी ले लिया है, कार्रवाई जारी है। जमीनी विवाद को लेकर ये पथराव हुआ था, लेकिन जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि 2 पक्षों के बीच यहाँ पर जो है वो काफी ज्यादा तनातनी देखने को मिली। उसके बाद वहां पे पुलिस पहुंची, दोनों को शांत कराया गया, लेकिन पत्थरबाजी देखने को मिली और सारा मामला जमीन को लेकर है, जिसके बाद ये पथराव की स्थिति यहाँ पे पैदा हुई। ये तस्वीरें भी हम आपको इस वक्त की दिखा रहे हैं, ये आप देख सकते हैं स्थिति। हालांकि अभी हालात जो है वो काबू में बताए जा रहे हैं। 2 पक्षों के बीच यहाँ पे पथराव हो गया था होली से पहले। क्या ये माहौल बिगाड़ने की कोशिश थी, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे पत्थरबाजी की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं और भारी संख्या में वहां पे लोग भी जमा है। बिल्कुल, होली से पहले माहौल बिगाड़ने की देखिए कोशिश जो है वो की गई है। कानपुर की ये तस्वीरें, 2 पक्षों के बीच देखिए पथराव यहां पर हुआ और उसके बाद पुलिस बल जो है वो मौके पर पहुंच गया। जी हाँ, चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। भारतीय नौसेना को मिली बड़ी सफलता। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भारतीय नौसेना को बड़ी सफलता मिल गई। स्वदेशी ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। तो इंडियन नेवी को एक बड़ी कामयाबी मिल गई है। जो स्वदेशी ब्रह्मोस मिसाइल है उसका सफल परीक्षण किया गया है। आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ाया है भारत ने एक और कदम। अरब सागर में टारगेट पर सटीक हमला देखिए इससे किया जाएगा। डीआरडीओ ने ब्रह्मोस मिसाइल को तैयार किया है, यानी आप समझ सकते हैं कि भारत किस तरह से आत्मनिर्भर हो रहा है। और खासकर अगर हम उपकरणों की बात कर ले तो उसमें भारतीय नौसेना को एक बड़ी सफलता मिली है। और इस बड़ी सफलता में आपको बता दें, आत्मनिर्भर भारत की ओर एक नया कदम और एक और बड़ा कदम जो है वो भारत ने बढ़ाया है। तो डीआरडीओ ने ब्रह्मोस मिसाइल को तैयार किया है और आपको बता दें कि ये स्वदेशी ब्रह्मोस मिसाइल है जिसका टेस्ट फायर किया गया था। नेवल वर्जन का टेस्ट फायर किया गया था। ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक मिसाइल है और ये भारत और रूस दोनों इसको मिलकर बनाते हैं, इसका निर्माण करते हैं। लेकिन ये जो नेवल वर्जन तैयार किया गया है ये स्वदेशी है। तो चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं किस तरीके से भारत ने यहां पे कामयाबी हासिल की है। स्वदेशी ब्रह्मोस मिसाइल जो कि नेवल वर्जन है उसको यहां पर टेस्ट फायर किया है। तो ब्रह्मोस मिसाइल का सटीक हमला उससे किया गया, जो टारगेट होता है उसको पिन पॉइंट किया जाता है, फिर मिसाइल वहां पे फायर की जाती है। विध्वंसक युद्धपोत से टारगेट पर निशाना साधा गया। बिल्कुल, देखिए आत्मनिर्भर भारत की ओर लगातार हम बढ़ रहे हैं, आत्मनिर्भर बन रहा है भारत और इसी के तहत नौसेना को ये एक बड़ी सफलता जो है वो मिली है। ब्रह्मोस मिसाइल से सटीक हमला जो है वो किया जाएगा। जी हाँ, विध्वंसक युद्धपोत से टारगेट पर हमला किया गया। विध्वंसक युद्धपोत में इस मिसाइल को लगाया गया था और फिर टारगेट को वहां पे आइडेंटिफाई करके उसको टारगेट को हिट किया गया। नेवल वर्जन था ब्रह्मोस मिसाइल का जिसका कि सफल परीक्षण किया गया है। और सबसे खास बात यह है कि पूरी तरीके से स्वदेशी यह मिसाइल यहां पे बना ली है। जनरली जो ब्रह्मोस मिसाइल होती है भारत और रूस दोनों इसको मिलकर बनाते हैं। बिल्कुल, अब एक बड़ी खबर मेरठ से बता दें, जहां पर होलिका दहन के चंदे को लेकर विवाद हुआ है। 2 समुदाय के बीच पथराव हुआ है। एक पक्ष के 2 लोग इस दौरान घायल हुए हैं। मेरठ से ये बड़ी खबर, जहां 2 समुदाय के बीच पथराव हुआ है। घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। मौके पर भारी सुरक्षा बल तैनात है। सपा पार्षद पर लगा मारपीट का आरोप। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, होली के चंदे को लेकर ये सारा विवाद शुरू हो गया, जिसके बाद जो है लोगों के बीच वहां पे मारपीट भी शुरू हो गई। मौके पर भारी पुलिस बल को तैनात किया गया। उसके बाद स्थिति को काबू में लाया गया। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। एक पक्ष के जो 2 लोग हैं वो घायल भी हो गए। चंदे को लेकर 2 समुदायों में मारपीट हो गई और अक्सर ये घटनाएं हम देख रहे हैं कि सामने आ जाती हैं। ये आप तस्वीरें भी यहाँ पे देख सकते हैं। बिल्कुल, मेरठ के ब्रह्मपुरी इलाके का ये पूरा मामला है जहां 2 पक्षों के बीच विवाद हो गया। और देखिए होली से पहले ये विवाद हुआ है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि चंदे को लेकर ये विवाद हुआ था, होली के चंदे को लेकर। हालांकि ये भी कहा गया कि होलिका रखने को लेकर यहाँ पर विवाद हुआ, पर पहुंचा और मामले को शांत कराने की कोशिश की ताकि आपसी सौहार्द जो है वो बना रहे, स्थिति ना बिगड़े।
ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, तोड़फोड़ भी वहां पे की गई। ऑटो की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, क्षतिग्रस्त ऑटो यहाँ पे नजर आ रहा है। किस तरीके से यहाँ पे दो समुदायों के बीच में मारपीट की घटना देखने को मिली। पुलिस भी वहां पे पहुंची है और जांच कर रही है। पथराव के लिए रख रखे हैं। हाँ। चले बढ़ते आगे। उत्तर प्रदेश ओलंपिक एसोसिएशन के चुनाव में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को निर्विरोध चेयरमैन चुन लिया गया और यूपी बैडमिंटन एकेडमी के प्रेसिडेंट विराज सागर दास लगातार दूसरी बार ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष चुने गए। जबकि आनंदेश्वर पांडे 8वीं बार महासचिव बनाए गए हैं। दूसरी ओर अपर मुख्य सचिव खेल डॉक्टर नवनीत सहगल को एसोसिएशन का वरिष्ठ उपाध्यक्ष चुना गया है। 19 साल बाद ये पहला मौका है जब डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक यूपी ओलंपिक एसोसिएशन के चेयरमैन होंगे। इससे पहले 2004 में कलराज मिश्र को चेयरमैन बनाया गया था। 2004 के बाद से चेयरमैन का पद खाली पड़ा था, तो अब इसमें ब्रजेश पाठक जो है उनको चुन लिया गया है। सबसे खास बात यह रही कि उनको निर्विरोध चुना गया है चेयरमैन। यूपी ओलंपिक एसोसिएशन के चेयरमैन बन गए हैं ब्रजेश पाठक, जो कि उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम भी हैं। खास बात यह रही कि निर्विरोध चेयरमैन चुने गए। चलिए बात करते हैं जयपुर की। जयपुर के विद्याधर नगर स्टेडियम में जाट समुदाय ने महाकुंभ का आयोजन किया, जिसमें राजस्थान के जाट समुदाय के लोगों ने भाग लिया। जाट नेता राजाराम मिल और विजय पुनिया की पहल पर इस महाकुंभ में 10 लाख लोगों के शामिल होने का दावा किया गया। महाकुंभ में कहा गया कि इस समय में ओबीसी को 21% आरक्षण है, लेकिन जितनी आबादी है उसके अनुरूप ये कम है। आबादी के अनुसार हमें 27% आरक्षण दिया जाना चाहिए। अगर हमें 27% आरक्षण नहीं दिया गया तो जाट समुदाय बड़ा आंदोलन करेगा। वहीं महाकुंभ में एक मंच पर बीजेपी और कांग्रेस के नेता भी नजर आए। दोनों ही पार्टी के नेताओं ने 27% आरक्षण की मांग पर सहमति जताई है। चलिए, तो जैसा कि हम बता रहे हैं कि जाट समुदाय ने 27% आरक्षण की मांग जताई है और एक ही मंच पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों के नेता भी नजर आए। चलिए बढ़ते हैं यूपी की तरफ। यूपी के बलिया में रेलवे पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है, जहां बलिया रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म से 97 की संख्या में सुंदरी प्रजाति के कछुओं के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं रेलवे पुलिस बलिया के प्रभारी निरीक्षक का कहना है कि होली के त्योहार को देखते हुए चेकिंग की जा रही थी और इसी दौरान रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म के कुछ लोग संदिग्ध नजर आए और वर्दी देखकर भागने लगे, जिसके बाद उन्हें पकड़ लिया गया और उनके पास से बोरे और बैग मिले हैं, जिसमें सुंदरी प्रजाति के 97 कछुए मिले हैं। पूछताछ में तस्करों ने बताया कि वो कछुओं को आजमगढ़ से खरीदकर पश्चिम बंगाल लेकर जा रहे थे। तो बड़ी कामयाबी यहां पर मिली है और 97 कछुए जो है वो पकड़े गए हैं। 3 तस्करों को भी यहाँ पे पकड़ा गया है, जो कि इन कछुओं को लेकर जा रहे थे। और जैसा कि बताया जा रहा है कि होली के मौके के दौरान लगातार चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी दौरान वहां पे संदिग्ध जो है वो पकड़े गए। बिल्कुल, इस बीच एक बड़ी खबर, गोवा में नौसेना के कमांडर्स का सम्मेलन, इससे जुड़ी ये बड़ी खबर है। सम्मेलन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शिरकत करेंगे। सीडीएस, थल सेना और वायुसेना प्रमुख भी इसमें शामिल होने वाले हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सम्मेलन का आयोजन स्वदेशी आईएनएस विक्रांत पर होगा। सम्मेलन का उद्देश्य तीनों सेनाओं को साथ लाना है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गोवा में नौसेना के कमांडरों का सम्मेलन होगा। इसमें राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री वो भी शिरकत करेंगे। साथ ही साथ सीडीएस, थल सेना, नौसेना के प्रमुख भी वहां पर मौजूद रहेंगे। वायुसेना के प्रमुख भी शामिल होंगे। तो गोवा में नौसेना के कमांडरों का सम्मेलन होने जा रहा है, जिसमें तीनों फोर्सेस के प्रमुख होंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह होंगे, सीडीएस होंगे, तमाम बड़े अधिकारी जो भारतीय डिफेंस सर्विसेज के हैं वो वहां पर शिरकत करने वाले हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आईएनएस विक्रांत में ये समारोह होगा। एक बड़ी खबर मुरादाबाद से आ रही है, जहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है और इस मुठभेड़ में बदमाश के पैर में गोली लग गई है। चेकिंग के दौरान बदमाश ने पुलिस पर फायरिंग भी कर दी है। मुरादाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई और इस मुठभेड़ में बदमाश के पैर में गोली लगी है। आरोपी से 315 बोर का तमंचा और बाइक बरामद की गई है। 25,000 का इनामी है घायल बदमाश। पुलिस ने घायल को कराया अस्पताल में भर्ती। बदमाश का साथी मौके से फरार हो गया। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे, 25,000 का इनामी बदमाश घायल हो गया। पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में बदमाश के पैर में गोली लग गई। पुलिस ने घायल को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। बदमाश का जो साथी था वो मौके से फरार हो गया। तमंचा भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। मुरादाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। अगली बड़ी खबर दिल्ली से। दिल्ली विश्वविद्यालय में होली को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। जामिया और बीएचयू के बाद डीयू में विवाद खड़ा हो गया है।
छात्रों को होली खेलने की अनुमति नहीं दी गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय में होली को लेकर विवाद हो गया है। जैसे बीएचयू ने कहा था कि होली नहीं खेल सकते आप कैंपस में, जामिया मिलिया में भी विवाद हो गया था, उसके बाद अब डीयू में भी विवाद हो गया है, परमिशन नहीं मिली है छात्रों को होली खेलने की। बिल्कुल, अब इस फैसले के विरोध में है एबीवीपी। हिंदू छात्रों के साथ भेदभाव का यहां पर आरोप लगा है। विश्वविद्यालय प्रशासन को एबीवीपी ने पत्र भी लिखा है। देखिए, यहां पर सीधा आरोप लगाया गया है कि हिंदू जो छात्र हैं उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। अब से पहले आपने बीएचयू में भी देखा था, जामिया में भी देखा था। बीएचयू में ये भी कहा गया कि ठीक है, जो भी आदेश है उसे वापस ले लिया जाएगा, और वापस ले लिया गया था। लेकिन अब उसके बाद एक बार फिर से हम देख रहे हैं कि दिल्ली विश्वविद्यालय में होली खेलने को लेकर विवाद हुआ है और यहां पर कहा गया कि होली नहीं खेली जाएगी। चलिए बढ़ते आगे। वेबिनार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पोस्ट बजट वेबिनार को लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित कर रहे हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वास्थ्य और चिकित्सा अनुसंधान विषय पर वेबिनार को संबोधित करेंगे। केंद्रीय बजट में 7 क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई थी। सातों क्षेत्र एक दूसरे के पूरक हैं। 7 क्षेत्रों को अमृतकाल का पथ प्रदर्शक नाम दिया गया था। वेबिनार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। फिलहाल हेलो इंडिया में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।